वेलकम टू महामना एकेडमी। जैसा कि हम पहले कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक खत्म कर लिए थे और हम आगे जो है एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन एक योग्य व्यक्ति होगा संविदा करने के लिए, मतलब किसके पास ये क्षमता है कि वह संविदा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जैसे कि जब सेक्शन 10 को हम रीड करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें बताया है कि कैपेसिटी किसके पास होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का। कैपेसिटी किसके पास होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक संविदा करने का। कौन योग्य होगा और कौन अयोग्य होगा संविदा करने के लिए, इस चीज के बारे में धारा 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बताया गया है। इसमें जो है सबसे पहले आता है माइनर के बारे में आता है, फ्री कंसेंट के बारे में आता है और भी आगे बहुत कुछ आता है, आइए देखते हैं। उसके बाद आता है धारा 11 की बात। तो धारा 11 इस चीज को मेंशन करता है कौन इनकैपेबल है। धारा 11 इसमें तो बताया है कैपेसिटी के बारे में, कौन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, नॉर्मल चीज इसमें बता दिया गया। लेकिन जब धारा 11 पढ़िएगा तो उसमें यह बताया है कौन पर्सन जो है वो इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है, इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कौन वो पर्सन होगा जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और जो इसमें लाई करेगा उसके अलावा बाकी के जो पर्सन होंगे वो कैपेबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो धारा इसी चीज को बताता है। आगे लिखा है सच पर्सन आर दोज ऑफ अनसाउंड माइंड। कौन पर्सन इनकैपेबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वैसे आदमी जो अनसाउंड माइंड के हो। दूसरा माइनर हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ विच ही इज सब्जेक्ट पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ में बताया गया है कौन माइनर होंगे या फिर कौन जो अनसाउंड माइंड होंगे वो इनकैपेबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि हु इज अ माइनर। माइनर कौन होगा, आखिर माइनर कौन होगा। तो इस चीज को हम जानने के लिए सबसे पहले जो है आपको धारा 3 देखना होगा। किसका, कॉन्ट्रैक्ट का धारा 3 नहीं देखना है, यहां पे आपको देखना है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का। किसका देखना है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का धारा 3 आपको देखना है, जिसमें कि ये चीज मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स है, मतलब जो 18 वर्ष से कम है, अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज अ माइनर। वैसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है उसी को माइनर कहेंगे। ये कहा दिया है, धारा 3 में दिया है इंडियन मेजोरिटी एक्ट में। ठीक है, इसके आगे आता है हाउएवर अ पर्सन टू हुज पर्सन और अ प्रॉपर्टी अ गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट रिमेन्स अ माइनर टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स। अगर इसमें आगे दिया है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन के लिए कोर्ट के द्वारा किसी माइनर को एक गार्जियन अपॉइंट किया गया है, लीगली कोर्ट जो है उसको एक गार्जियन अपॉइंट किया है कि ये बंदा इसका गार्जियन होगा। जब अपॉइंटमेंट होगा किसी गार्जियन का कोर्ट के तरफ से, तो उस बंदे का, उस व्यक्ति का 18 साल से माइनॉरिटी का एज बढ़ के हो जाएगा 21 ईयर। नॉर्मल सेंस में जब तक गार्जियन अपॉइंट नहीं हुआ है बाय द कोर्ट तब तक के लिए 18 साल है। लेकिन जिस दिन किसी रीजन वश कोर्ट जो है अगर किसी माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट कर देता है, उसके प्रॉपर्टी को संरक्षित रखने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, अगर उसको कोई देखने वाला नहीं है, वो एक मतलब इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कोई देखने वाला ही नहीं, वो एक अनाथ टाइप का हो गया, मतलब उसके माता पिता किसी एक्सीडेंट में मारे गए हो या फिर कुछ अदर रीजन हुआ हो, तो उस टाइम क्या होता है, अब माइनर का जो प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी का अकेला वारिस है, लेकिन क्या हुआ कि वो उस प्रॉपर्टी का भी संरक्षण नहीं कर सकता है। वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने प्रॉपर्टी, जो माता पिता का जो प्रॉपर्टी था उसका वो संरक्षण कर सकते, क्योंकि उसका अभी खुद का संरक्षण नहीं हो
पा रहा है तो वो अपने प्रॉपर्टी का संरक्षण कैसे करेगा। इसलिए क्या होता है, कोर्ट जो है उस माइनर के लिए एक गार्जियन अपॉइंट करता है, और वह गार्जियन कोई भी हो सकता है, उसके फैमिली मेंबर का हो सकता है, गांव का हो सकता है, कोई भी गार्जियन हो सकता है। एज अ कोर्ट डिसाइड, मतलब कोर्ट को ये लिखना चाहिए कि लड़का जो है, बच्चा जो है, ये पर्सन जो है वह इस व्यक्ति के साथ सरवाइव कर सकता है, अच्छे से रह लेगा, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली जो है गार्जियन जो है उसका फैमिली मेंबर में से ही कोई एक अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब गार्जियन अपॉइंट हो जाएगा तो उसका एज जो है माइनॉरिटी का बढ़ के 21 साल हो जाएगा। जिस वक्त वो 21 साल पार करेगा उस वक्त उसको मेजर माना जाएगा। अगर इसका हम एग्जाम्पल ले तो देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, उसके बी और सी जो है माता पिता है, उसके बी और सी क्या है, माता पिता है। यहाँ पे एक और पर्सन है, वो डी है, जो कि उसके अंकल है, दादा दादी है नहीं, पहले से डेथ हो चुका है। डी जो है उनके अंकल है, एक मान के चलिए। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में बी और सी का डेथ हो जाता है, इन रीजन, किसी भी रीजन से या फिर एक्सीडेंट में ही डेथ हो जाता है। अब इस लड़के के पास कोई नहीं बचा है इसको देख रेख करने के लिए। इस लड़के का जो उम्र है वो केवल 7 साल उम्र है, बात के चलिए, इसका अगर 7 साल उम्र है तो ये अपने आप को ही सरवाइव नहीं कर पाता है, तो ये अपने माता पिता के जो प्रॉपर्टी है उसको क्या सरवाइव करे, क्या उसका संरक्षण कर पाएगा। तो इसके लिए कोर्ट जो है डी को, जो इसके अंकल है, ए का डी से अच्छा तालमेल है, अच्छे रिश्ते हैं, सब कुछ अच्छे हैं, तो कोर्ट जो है डी को गार्जियन अपॉइंट कर देगा ए का। किसके लिए, ए का संरक्षण करने के लिए, ए को देख रेख करने के लिए, जब तक कि वह 21 साल का अपने पैरों पे खड़ा न हो जाए, ठीक है, तब तक के लिए इसका भी संरक्षण करेगा और इसके माता पिता का जो प्रॉपर्टी है उसका भी संरक्षण करेगा डी। यहाँ पे इसी को कहते हैं, ये इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है सेक्शन 11 धारा 11 क्लियरली स्टेट दैट अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एंड इनऑपरेटिव एब इनिशियो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, धारा 11 में क्लियरली यह चीज को बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर के साथ, किसी नाबालिग पर्सन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है नॉर्मल सेंस में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। मतलब वह कॉन्ट्रैक्ट बनने के दिन से ही शून्य था। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी रीजन वश से हम उसको इनवैलिड करार कर रहे हैं या फिर इलीगल कर रहे हैं या फिर वाइड कर रहे हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति माइनर के साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हुआ, प्रपोजल दिया, प्रॉमिस किया, उसी वक्त से वो वाइड हो गया था। काहे कि वो बंदा माइनर था, इसीलिए उसी दिन से वो वाइड माना गया था। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर सिंस माइनर नीड्स प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इशू इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट। लॉ जो है, हमारा लॉ जो है एक माइनर को प्रोटेक्शन देता है। किस लिए? इसलिए क्योंकि माइनर को कोई भी लीगल इशू के बारे में पता नहीं होता है। नॉर्मली उसको कोई भी लीगल जो इशू इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उसको उस चीज के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए लॉ जो है हमारा, वो जो है माइनर को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखता है, ठीक है। आगे लिखा है अ माइनर कैन रिसीव बेनिफिट ऑफ एक्शन बट इज नॉट बाउंड टू एनी ऑब्लिगेशन और आंसरेबल फॉर एनी एक्शन। एक माइनर जो है वो बेनिफिट लेने के लिए, बेनिफिट अगर उसके बेनिफिट की बात है तो वहां पे वो ले सकता है, बेनिफिट जो है वो ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाला जाएगा कि आपको हम बेनिफिट दिए हैं तो इसके एवज में आप मेरे लिए कुछ करिए। आप उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते हैं कि आपके बेनिफिट में हम ये काम किए थे तो आप इसके एवज में आप ये काम कीजिए, ठीक है। एंड द लॉ गोज टू द एक्सटेंट दैट इवन इफ अ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलिंग अ लाई, नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन।
हमारा लॉ एक जगह और माइनर को प्रोटेक्ट करता है। जब मान लीजिए अगर माइनर कोई झूठ बोल के, कोई बात को झूठ बोल के किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आ भी जाता है तो भी माइनर के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? इसलिए कि लॉ पहले ही कहता है कि माइनर को कोई भी लीगल इशू पे सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो उस पर लीगल एक्शन हम कैसे लें? इसीलिए यहाँ पे लीगल एक्शन भी हम नहीं ले सकते हैं माइनर के खिलाफ, अगर वो कोई झूठ भी बोला हो तो। ठीक है, इसी में एक केस आता है जो कि लैंडमार्क जजमेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है या फिर अल्टरनेट करके पूछ लिया जाता है। वो है मोहिनी बीबी का केस है, मोहिनी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष। ये 1903 का केस है। इसमें एक्चुअली होता क्या है इस केस में कि एक माइनर होता है जिसका कि नाम होता है धर्मोदास, जिसका नाम होता है धर्मोदास। वो क्या करता है, अपना एक प्रॉपर्टी वो क्या करता है कि ब्रह्मदत्त, मोहिनी बीबी, ये जो ब्रह्मदत्त है, अब ये कहां से आया? जब केस का नाम मोहिनी बीबी है तो ये ब्रह्मदत्त कहां से आया? ये ब्रह्मदत्त वह व्यक्ति है जो धर्मोदास के साथ एग्रीमेंट करता है, लेकिन ब्रह्मदत्त कौन है? मोहिनी बीबी का हस्बैंड भी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बताएंगे कि केस का नाम मोहिनी बीबी क्यों हो गया। अभी पहले इसको देखिए, इसका फैक्ट क्या है। एक माइनर जो धर्मोदास है वो अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है ब्रह्मदत्त के फेवर में, किस लिए? कि वो जो है उसको 20,000 रुपए लोन दे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि ब्रह्मदत्त क्या करता है कि वह माइनर को 8,000 रुपए तत्काल के लिए दे देता है। मॉर्गेज होने के बाद जहां 20,000 देना था वहां ब्रह्मदत्त क्या करता है, तत्काल के लिए 8,000 रुपए माइनर मतलब धर्मोदास को दे देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब यह माइनर धर्मोदास जब मेजर होता है, ही बिकेम्स अ मेजर अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद जब वो मेजर होता है, एंड ही फाइल्ड अ सूट फॉर द declaration that the mortgage executed by him during his minority was void। वो ये कहता है, जब वो कुछ महीने बाद जब वो मेजर हो जाता है तो वो ये कहता है, ये इसलिए वो फाइल करता है, सूट फाइल करता है कि हमसे जो मॉर्गेज कराया गया था मेरे माइनॉरिटी में वो एज पर लॉ void होगा। ठीक है, एंड इट शुड बी कैंसिल्ड, और इसको जो है कैंसिल किया जाए। तो इसी केस में आगे कोर्ट ये हेल्ड करता है, ये डिसीजन देता है, इट वॉज हेल्ड दैट द मॉर्गेज बाय अ माइनर वाज वाइड। जो भी मॉर्गेज माइनर के द्वारा किया गया था ब्रह्मदत्त के फेवर में, उसको हम शून्य करार देते हैं, कोर्ट ये कहा था। और ब्रह्मदत्त जो है वो नॉट इंटाइटल टू रीपे द पेमेंट ऑफ मनी। ब्रह्मदत्त जो है, जो 8,000 रुपए दिया था माइनर को, वो भी लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, मतलब उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये शुरुआत से ही वॉइड था। ठीक है, अब यहाँ पे मोहिनी बीबी का नाम कैसे आया? इसमें होता क्या है कि केस बहुत लंबे समय तक चला। ब्रह्मदत्त पहले केस किया हुआ रहता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आगे होता क्या है, ब्रह्मदत्त की किसी रीजन बस डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो इसके केस को इसकी बीवी आगे सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट तक लेके जाती है। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मदत्त के जगह पे मोहिनी बीबी का नाम आया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है माइनर, हमने बताया आपको अभी पूरा। अब आगे आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इसमें है, एज पर सेक्शन 12 धारा 12 के अनुसार अ पर्सन इज सेट टू बी अनसाउंड माइंड, अ पर्सन इज सेट टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट if at the time he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest। इसमें यह कहता है, इसका मतलब ये होता है, कोई भी व्यक्ति जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस वक्त उस व्यक्ति को
होशो हवास पूरे अपने होशो हवास में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वो मतलब अनसाउंडनेस, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर किसी भी तरह का उसमें कोई खामियां नहीं होनी चाहिए। उसको पूरा साउंड माइंड में होकर ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ठीक है, उसी वक्त जब वो साउंड माइंड में रहेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, धारा 12 ये कहता है। ठीक है, उसके आगे है अ पर्सन हु इज यूजुअली अ अनसाउंड माइंड एंड कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। इसमें आगे एक लाइन और कहता है कि कोई व्यक्ति जो है वह जो है नॉर्मल तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति उसके में नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभार जो है वो साउंड माइंड में आ जाता है। आप जैसा कि एक मूवी देखे होइएगा, एकदम सेम इस चीज पे बेस्ड है, वो उस मूवी का नाम है गजनी मूवी, जिसमें आमिर खान कुछ देर के लिए अनसाउंड माइंड होता है, बाकी समय में वो साउंड माइंड होता है। ठीक है, उसी चीज पे ये बेस्ट इलस्ट्रेशन टाइप बेस्ड है ये। ठीक है, तो जब वह साउंड माइंड में होगा तब वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब वह अनसाउंड माइंड में होगा तब वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसमें आगे है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। इसी का जस्ट अपोजिट नीचे लिखा है कि एक पर्सन नॉर्मल तो साउंड माइंड में रहता है हमेशा, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। कुछ घंटों के लिए अनसाउंड होता है, कुछ घंटों के लिए उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति जो है खत्म हो जाती है। तो जिस टाइम वो उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी उस टाइम वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये हमारा धारा 12 जो है बताता है। अब आगे आता है कि अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड किसको कहेंगे, कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हम अनसाउंड माइंड का आदमी कहेंगे। सबसे पहले आता है इसमें इडियट। इडियट को हम सबसे पहले लाते हैं, इसका मतलब होता है मूर्ख। जो मूर्ख व्यक्ति है वो सबसे पहले आता है अनसाउंड माइंड के डेफिनेशन में। इसमें लिखा है फ्रॉम द बर्थ ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर। वैसा व्यक्ति जो अपने समय जन्म के समय से ही अपना मेंटल पावर खो चुका है, वैसे व्यक्ति को हम अनसाउंड माइंड कहेंगे या फिर इडियट कहेंगे। अनसाउंड माइंड के अंतर्गत इडियट में वो आएगा। उसके बाद आता है ल्यूनेटिक पर्सन। ल्यूनेटिक पर्सन का मतलब होता है पागल। A person who lost his mental power because of accident and illness। वैसा व्यक्ति जो अपना मेंटल पावर खो देता है किस चीज की वजह से, या तो कहीं उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके सिर पे चोट आई और चोट आने के वजह से वो अपना मेंटल कैपेबिलिटी खो दिया, सोचने समझने की शक्ति खो दिया, या फिर किसी बीमारी के वजह से वो अपना सोचने समझने की शक्ति खो देता है। वैसे व्यक्ति को हम ल्यूनेटिक पर्सन कहते हैं। उसके बाद आता है ड्रंक्ड और डेलिशियस पर्सन, शराबी या विहल व्यक्ति। इसमें अ पर्सन हु इज इन इंटॉक्सिकेटेड बाय ड्रिंकिंग कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसा व्यक्ति जो दारू के नशे में या किसी भी ऐसे इंटॉक्सिकेशन के नशे में है, वो अपने सोचने समझने की शक्ति कुछ समय के लिए खो चुका है। जिस वक्त वो इंटॉक्सिकेटेड रहेगा उस वक्त वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो इंटॉक्सिकेशन से बाहर आएगा, जब वो नॉर्मल सेंस में आ जाएगा, उसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद आता है मेंटल डिकेसी, मानसिक रूप से 6 व्यक्ति। मानसिक रूप से 6 व्यक्ति, जैसा कि आप कोई मिल गया मूवी देखे होंगे, उसमें ऋतिक रोशन मानसिक रूप से 6 व्यक्ति होता है, मतलब एबनॉर्मल पर्सन को ही हम मेंटल डिकेसी कहेंगे। वैसा पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जो मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली डिकेसी में आता हो। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है फ्री कंसेंट। जैसा कि हम लोग जब सेक्शन 10 पढ़ रहे थे, जब सेक्शन 10 हम बता रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो हम आपको बताए थे कि कुछ चीजों की इसमें कैपेसिटी होना चाहिए,
बताए थे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में, उसी में बहुत सारी चीजें आई थी। उसी के आगे इसमें एक और चीज ऐड होता है, वो होता है फ्री कंसेंट। ठीक है, अब फ्री कंसेंट क्या होता है आइए देखते हैं। फ्री कंसेंट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। फ्री कंसेंट जो है एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, महत्वपूर्ण चीज है। किस चीज के लिए? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए धारा 10 के अंतर्गत फ्री कंसेंट होना चाहिए। स्वेच्छा से कोई भी किया गया कार्य पूर्ण माना जाएगा, मतलब आपका स्वेच्छा होना जरूरी है। ठीक है, इसके आगे लिखा है कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री। कंसेंट इज आपका स्वेच्छा से किया जाना वाला कार्य तब फ्री नहीं माना जाएगा जबकि उस पे फ्री व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्सन। कब फ्री नहीं माना जाएगा आपका कंसेंट? जब आपके ऊपर कॉर्सन हो, अंडू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो या फिर मिस्टेक हो, तब आपका कंसेंट जो है, अगर ये 5 चीजें हैं उस वक्त, तो आपकी कंसेंट को जो है हम फ्री कंसेंट कभी नहीं मानेंगे या फिर लॉ नहीं मानेगा। तो इसी तरह कॉर्सन कहां दिया है? कॉर्सन धारा 15 में बताया गया है, अंडू इन्फ्लुएंस को धारा 16 में बताया गया है, फ्रॉड को धारा 17 में बताया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन को धारा 18 में बताया गया है, और मिस्टेक के बारे में धारा 20, 21, 22 में इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। आइए अब आगे देखते हैं कॉर्सन क्या होता है। कॉर्सन का मतलब होता है दबाव, किसी भी चीज के लिए दबाव। ये धारा 15 में बताया गया है। कॉर्सन इज सेड टू बी देयर वेयर द कंसेंट ऑफ अ पर्सन हैज बीन कॉज्ड आइदर बाय कमिटिंग, कुछ करने के बाद या कुछ डराने धमकाने के बाद, टू कमिट एनी एक्ट दैट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, कोई ऐसा कार्य करता है या फिर उसको करने के लिए बोलता है जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत फॉरबिड है, इलीगली माना गया है, उस पे कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग, या फिर उसको ऐसा अनलॉफुली डिटेन करता है, और थ्रेटनिंग टू डिटेन इट्स प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी, या फिर उसके संपत्ति को डिटेन करने के लिए उसको डराता धमकाता है। अगर इसका कॉर्सन का एग्जांपल देखा जाए फर्स्ट वाले के हिसाब से, ए के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से, तो ए ने मान लीजिए बी के ऊपर, बी के माथे पे बंदूक रख के ये बोला कि अगर तुम इस पेपर पे साइन नहीं करोगे, इस पेपर पे साइन नहीं करोगे तो हम बंदूक जो है हम चला देंगे। मतलब क्या चला देंगे? मतलब क्या, हम तुमको जान से मार देंगे गोली मार के अगर तुम इस पे साइन नहीं करोगे। तो यहाँ पे बी जो है अपने जान की डर की वजह से क्या करेगा? इस पेपर पे साइन कर देगा। किस चीज में? दबाव में आके, ए के दबाव में आके क्या किया? यहाँ पे पेपर पे साइन कर देगा, और जब ये साइन कर देगा वहां पे बी का क्या हुआ? डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसको इंटर करा लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटिंग टू डिटेन इट्स प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए ए ने बी को बोला कि अगर तुम इस पेपर पे साइन नहीं करोगे तो तुम्हारा जो जमीन मेरे पास हम उपजा के लिए लिए थे तुमसे, तुम्हारा जमीन हम उपजा के लिए हम लिए थे, जिसमें तुमको हम कुछ पैसे देते थे, कुछ अन्न देते थे, उसके उपजा के बाद वह जमीन हम तुमको वापस नहीं करेंगे, वो उस जमीन को हम हथिया लेंगे, वो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो उस डर से, उस जमीन को बचाने के डर से बी क्या करता है? इस पेपर पे साइन कर देता है। ठीक है, इसी को हम कॉर्सन कहते हैं या फिर दबाव कहते हैं। आगे लिखा है सच एन एक्ट शुड बी टू द प्रिजुडिस टू एनी पर्सन वाट एवर विद इन द इंटेंशन कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। An agreement to which consent is caused by coercion is voidable at the option of the party whose consent was so caused। कभी भी जिस व्यक्ति का
कंसेंट जो है कॉर्सन के ऊपर, दबाव के ऊपर लिया जाता है, उस व्यक्ति के कंसेंट को वाइडेबल करार किया जा सकता है। वाइडेबल में अब दो चीज हो सकता है, या तो जिस व्यक्ति का कॉर्सन के बल पे, दबाव के बल पे कोई एग्रीमेंट पे साइन कराया गया है, तो उस व्यक्ति के पास ये पावर है कि वो उसे या तो वाइड करा सकता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर वो चाहे तो उसको वैलिड छोड़ सकता है। उसी में आता है वाइडेबल। इसीलिए यहां पे वर्ड जो है वाइडेबल यूज किया गया है। इसमें एक केस आता है, कॉर्सन पे केस है जो कि लैंडमार्क है। केस का नाम है रंगनैया कम्मा। केस का नाम है रंगनैया कम्मा वर्सेस अलवर सेटिट। इसमें हुआ क्या था, द हस्बैंड डेड बॉडी वॉज नॉट अलाउड टू बी रिमूव फ्रॉम द हाउस फॉर द क्रीमेशन बाय द रिलेटिव्स अंटिल द विडो एडॉप्ट अ बॉय। हुआ यह था कि एक लेडी है, उसके हस्बैंड का जो है डेथ हो गया था और उसके बॉडी को तब तक के लिए, अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाने दे रहा था उसका रिलेटिव, कि तब तक कि वो विडो जो है एक लड़के को, कोई एक पर्टिकुलर लड़का था, उसको वह अडॉप्ट नहीं करती है, गोद नहीं ले लेती है। इसी में आगे कहा गया कि अडॉप्शन वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द विडो एज हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय द कॉर्सन। क्योंकि उसके हस्बैंड के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, तो उस पर दबाव बना के इस लड़के को अडॉप्ट करवाया गया और वो मजबूरी में अडॉप्ट की ताकि उसके हस्बैंड का अंतिम संस्कार हो जाए। इसलिए इस चीज को बाद में नॉट बाइंडिंग बता दिया गया कोर्ट के तरफ से कि ये अडॉप्शन जो है नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, इसके आगे एक दूसरा केस है इसी पे। उस केस का नाम है चिक्कम अमीराजी। चिक्कम अमीराजी वर्सेस चिक्कम सेशमा। इस केस में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट the threat of suicide amounted to coercion with section 15 of Indian Contract Act. Hereby the threat of suicide a husband induce his wife and son. एक हस्बैंड है जो अपने पत्नी और बच्चे को यह थ्रेट देता है, यह डराता है कि अगर तुम एग्जीक्यूट और रिलीज इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, अगर तुम एक सर्टेन जो प्रॉपर्टी है उसके लिए तुम अगर एग्जीक्यूट नहीं करती हो बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे। क्या करता है एक हस्बैंड, अपने पत्नी और बेटे को यह धमकाता है कि अगर तुम ये बॉन्ड जो है, अगर तुम इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगी, इस प्रॉपर्टीज का बॉन्ड, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब उसके आगे आता है अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस में सबसे मेन चीज होता है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। और फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप उसको कहते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रियर कंडीशन में हो। जैसे प्रिंसिपल सर्वेंट, प्रिंसिपल जो है कभी भी सर्वेंट से ऊपर आता है। डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर कभी भी पेशेंट से ऊपर आता है। ऑनर, ये प्रिंसिपल एजेंट, ऑनर सर्वेंट, डॉक्टर और पेशेंट। ठीक है, उसी में अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में बताया गया है। इसमें कहा जाता है अंडर इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी सबटल स्पेसीज ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का एक दूसरा ही स्पेसीज जो है वो है अंडू इन्फ्लुएंस है। वेयर बाय मैस्ट्री इज ऑब्टेन ओवर द माइंड ऑफ द विक्टिम बाय इंसीडियस अप्रोचेज। इसका मतलब ये होता है कि जो विक्टिम है उसके दिमाग, मतलब दिमागी गेम जो होता है ना, दिमागी खेल, उसके दिमाग के साथ खेल के उससे जो है कंसेंट जो है लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे एक डॉक्टर है, ए जो है यहाँ पे एक डॉक्टर है, उसके यहाँ बी जो है एज अ पेशेंट जो है आया है भर्ती होने किसी इलनेस की वजह से। अब ए क्या करता है, बी को ज्यादा बीमारी नहीं है, बस नॉमिनल बीमारी है, उसके में अप्रोक्स 50,000 के आसपास खर्चा हो सकता था मैक्सिमम, जिस हिसाब से उसका बीमारी है।
ठीक है, लेकिन ए यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि ये डॉक्टर है, ये फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में आ रहा है यहाँ पे, इससे पीरियड पे कंडीशन पे है ये, तो ये क्या करता है, बी को कहता है कि आप इंस्टेंटली, या फिर बी के रिलेटिव को कहता है आप इंस्टेंटली बी के हॉस्पिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए डालिए, नहीं तो आपके पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। क्या करता है ए बी को या फिर बी के रिलेटिव से क्या करता है, डराता है, इस एवज में डरा देता है कि बी के रिलेटिव से बी को क्या करना पड़ता है, अगर ए बोलता है 5 लाख दीजिए तो बी को 5 लाख देना पड़ जाता है। क्योंकि क्योंकि ये जो है प्रियर कंडीशन में यहाँ पे है, इससे ऊंचे कंडीशन में ये जो बोल रहा है उसको ये करना पड़ रहा है, इसीलिए। वैसे ही अगर पुलिस और एक्यूज्ड का एग्जांपल ले तो पुलिस जो है क्या करता है, अपने पावर, अपने बल का उपयोग करके किसी से भी कुछ भी कहवा लेता है। अगर पुलिस और एक्यूज का एग्जांपल लिया जाए तो उसमें क्या करता है पुलिस वाला, अपने बल पे, अपने पावर का यूज करके उसको डरा धमका के कुछ भी उससे लिखवा लेता है, कुछ भी उससे कन्फेशन करवा लेता है, वो भी जो है अंडू इन्फ्लुएंस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आएगा। इसमें आगे आता है एसेंशियल्स ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। आगे लिखा है द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज शुड बी सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। एसेंशियल क्या है कि ऐसा रिलेशन है कि वहां पे दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी जो है वह डोमिनेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, मतलब सेकेंड पार्टी को वह डोमिनेट कर रहा है। Such person uses his dominant position to obtain an unfair advantage। क्या करता है वो आदमी यह करता है कि अपना डोमिनेंट पोजीशन दिखा के उससे कुछ अनफेयर एडवांटेज जो है निकलवा लेता है या फिर ले लेता है, अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर्स। ठीक है, आगे आता है इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर अंडर इन्फ्लुएंस में किया गया कोई कार्य है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये चीज हमारा सेक्शन 19A जो है बताता है। इस चीज के बारे में कहा बताया गया है, धारा 19 के ए में बताया गया है। इसमें यह लिखा गया है इट्स डिक्लेयर सच कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंडू इन्फ्लुएंस में किया गया कोई भी कार्य वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के श्रेणी में आएगा। इसी में आगे एक केस है श्रीमती टकरी देवी वर्सेज रामा दरोगा। श्रीमती टकरी देवी वर्सेज रामा दरोगा 1984 का यह केस है। श्रीमती टकरी देवी, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक केस है अंडू इन्फ्लुएंस पे ही, वो है श्रीमती टकरी देवी वर्सेज रामा डोगरा। श्रीमती टकरी देवी वर्सेज रामा डोगरा का एक केस है जो कि 1984 का केस है। इसमें होता यह है, इन दिस केस द गिफ्ट वॉज मेड, क्या बनता है, एक गिफ्ट बनता है, गिफ्ट बनाया जाता है, ठीक है, बाई एन ओल्ड इलिटरेट वुमेन। ओल्ड इलिटरेट मतलब एक बूढ़ी महिला जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, पूरी तरह इलिटरेट है, एकदम अनपढ़ है, ठीक है, टू हर एडवोकेट्स। द गिफ्ट वॉज ऑफ वैल्यूएबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट क्या था, एक प्रॉपर्टी का था। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई जमीन हो सकता है, कोई भी जमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैसा प्रॉपर्टी जो मूवेबल नहीं है, उस चीज का गिफ्ट जो है यहाँ पे बनाया जाता है। एंड द रिलेशनशिप वाज हेल्ड टू बी फ्यूडिशियरी। यहाँ पे ये बताया गया है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था एडवोकेट और उस वुमेन के बीच में, वो फ्यूडिशियरी रिलेशन था। क्यों? क्योंकि एडवोकेट जो है उस वुमेन पे जो है डोमिनेट कर रहा था। क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था। एंड वाज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द वुमेन एंड द ट्रांजेक्शन बीइंग अनकॉन्शियसनेबल। इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को अनकॉन्शियसनेबल भी कहेंगे। इसमें
असल में अगर नॉर्मल मीनिंग में इसको समझा जाए तो एक एडवोकेट होता है, वह एक ओल्ड इलिटरेट वुमेन के पास जाता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उससे एक गिफ्ट के तौर पे कोई प्रॉपर्टी जो है अपने नाम पे गिफ्ट करवा लेता है। और जब वो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करवा लेता है तो वो क्या करता है, अपने उस औरत पे अपना डोमिनेंसी दिखाता है, किसी चीज का डोमिनेट करता है किसी चीज के लिए, तब जाके वो क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को इस एडवोकेट को गिफ्ट कर देती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसके आगे अगला आता है फ्रॉड। अगला क्या आता है, फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स धोखा देना, जो आजकल बहुत आम हो गया है धोखा देना। आजकल सब लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, हर जगह धोखा हो रहा है। तो सेक्शन 17 में इसी चीज के बारे में बताया है। धारा 17 बोलता है धोखा क्या होगा। इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन इज द एसेंस ऑफ फ्रॉड। इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब आपके मन में ही था कि हम झूठ बोलें, आपको पता था कि ये जो हम बोल रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या किए हम, फिर भी झूठ बोले आपसे। आपका इंटेंशन ही था हमको झूठ बोल के डिसीव करना। ठीक है, इसी को कहते हैं इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड द फ्रॉड इज ऑल्सो अ टॉट। फ्रॉड क्या है, जब आप लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको फ्रॉड के बारे में बताया जाएगा। इसलिए जो फ्रॉड है, जो धोखा है, एक तरीके का टॉट है, एक तरीके का टॉट है। फॉर विच एक्शन फॉर डैमेजेस कैन बी ऑल्सो लाई। अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं तो उसके एवज में आपको आपके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा, वो होगा डैमेजेस का एक्शन। आपको जो है उसका डैमेज फुलफिल करना पड़ेगा, डैमेज देना पड़ेगा। फ्रॉड डेल्ट इन सेक्शन 17 सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग विच इंटेंड टू डिसीव और टू इंड्यूस टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। धारा 17 में यह बताया गया है कि इनमें से कोई भी चीज अगर है तो वह फ्रॉड के श्रेणी में आएगा। पहला है सजेशन एज अ फैक्ट, दूसरा आता है एक्टिव कंसीलमेंट। पहला सजेशन एक्ट एज अ फैक्ट, कोई ऐसा सजेशन हम दे रहे हैं जो कि हमको पता है लेकिन फिर भी हम उसको उल्टा पुल्टा सजेशन दे रहे हैं, हम असल फैक्ट उसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगला आता है एक्टिव कंसीलमेंट। कोई ऐसा फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट इसी का थोड़ा वास्ट वर्जन मान सकते हैं। एक्टिव कंसीलमेंट, इसमें हम खुद तो कर रहे हैं सजेशन, मतलब एक दूसरा व्यक्ति आपको सजेशन दे सकता है। अगर आप पूछे हैं, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बी ए का कोई सामान है, बी अगर सी से पूछ रहा है, सजेशन ले रहा है तीनों आपस में, बी सी से सजेशन ले रहा है, अगर वहां पे सजेशन ये गलत देता है जानते हुए भी, तो भी जो है ये फ्रॉड के श्रेणी में आएगा। और एक्टिव कंसीलमेंट सीधा सीधी, ए को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ए खुद झूठ बोल रहा है, तो भी वो फ्रॉड के श्रेणी में आएगा। अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, अगर कोई ऐसा हम प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई ऐसा वादा कर रहे हैं जिसमें उसका इंटेंशन ही नहीं है कि उसको करना है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, झूठ मूठ का वो कर रहा है, तब भी वो फ्रॉड के श्रेणी में आएगा। और अगला है एनी अदर एक्ट फिल्टर्ड टू डिसीव, कोई ऐसा एक्ट हम कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे सामने वाले पार्टी को डिसीव हो, घाटा हो, क्या हो, घाटा हो, डिसीव हो। एंड द लॉ डिक्लेयर्स इट्स अ फॉर, या अगर कोई ऐसा चीज हम कर रहे हैं जिसको हमारा लॉ, हमारा कानून पहले से ही फ्रॉडुलेंट घोषित कर चुका है, अगर हम इन सब में से कुछ भी कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है तो वह जो है फ्रॉड के श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके आगे आता है मेरे साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। मेरे साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड का मतलब होता है चुप रहना फ्रॉड के श्रेणी में नहीं आएगा, हमेशा नहीं, कभी कभार नहीं आएगा चुप रहना। ठीक है, जहां आपका इस ड्यूटी है बोलने का, अगर वहां भी आप चुप हैं तब तो आप फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहां आपका ड्यूटी नहीं है बोलने का तो आप नहीं बोल रहे हैं, अगर वहां नहीं बोल रहे हैं तो उसको हम फ्रॉड नहीं कहेंगे। उसी में आगे लिखा है एंड द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
Ordinarily, marriage silence is no fraud, even if its result is to conceal facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract. A contracting party is not obliged to disclose each and every things to the other party. Disclosure of whole information in case of sales of goods and the rule is that of caveat emptor. इसमें यह लिखा है कि दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसमें से जो एक पार्टी है उसके ऊपर ये दामोदार नहीं है कि वो हर चीज के बारे में जो है वो बोले ही। ठीक है, इसमें एग्जांपल आता है इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। अगर हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, हम रखे हैं सामने बेचने के लिए। अगर मान लीजिए गुड्स में अगर मान लीजिए हम एक किताब का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई किताब का एग्जांपल लेते हैं, इसमें अगर कोई एक पेज जो है फटा हुआ है, मान लीजिए 1 से 100 तक इसमें पेज है। ठीक है, इस बुक में 1 से लेके 100 तक का पेज है, लेकिन होता क्या है इस बुक में 90 नंबर जो पन्ना है वो क्या है, फटा हुआ है ही नहीं। 89 के बाद क्या है, सीधे 91 आ जाता है इस बुक के अंतर्गत। तो हम जो बेचने वाला है, जो दुकानदार है, उसके ऊपर ये दामोदार नहीं है कि वो इस चीज को बताएगा ही, ये उसके ऊपर दामोदार नहीं है कि वो इस चीज को बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ कहता है, एक रूल है कैविएट इम्पेटर। कैविएट इम्पेटर इसका मतलब होता है बायर्स बी अवेयर। जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा वो खुद से सतर्क रहेगा, मतलब वो खुद से इतना सतर्क होना चाहिए कि हमें कुछ गलत चीज ना मिल जाए। वो खुद से इस बुक के एक एक पेज को पलट कर देखेगा कि ये किताब सही है कि नहीं है। वहां पे उस व्यक्ति का बोलना फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, नहीं बोलना। इसी तरह एक केस है, इसमें मेरे साइलेंस पे एक केस आया है। वो केस था श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्या आया था? श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक केस लॉ है। ठीक है, उससे हुआ क्या था असल में, अ कैंडिडेट हु हैड फुल नॉलेज। क्या था? एक कैंडिडेट था, एक लड़का था, एक छात्र था जिसको इस बात की पूरी नॉलेज थी कि उसका जो है अटेंडेंस शॉर्ट है। क्या है? उसका जो है अटेंडेंस शॉर्ट है। He didn't mention this fact। वो क्या करता है, जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है उस वक्त वो क्या करता है कि इस चीज को वो मेंशन नहीं करता है एग्जामिनेशन फॉर्म में। और इसी के आगे इसमें कोर्ट यह हेल्ड किया कि दिस वाज हेल्ड टू बी नो फ्रॉड। इसमें स्टूडेंट ने कोई फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि इट्स बीइंग द ड्यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी टू स्क्रूटनाइज द फॉर्म। ये यूनिवर्सिटी का ड्यूटी था कि अगर कोई कैंडिडेट उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है तो उसको रीचेकिंग करे, या फिर एंड टू कॉल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ एनी डाउट। यदि उसको किसी बात का कोई डाउट होता है तो उसको कॉल करके बुलाकर उसका वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कराना चाहिए था। द यूनिवर्सिटी हैविंग फेल्ड टू डू सो। यूनिवर्सिटी ऐसा करने में फेल हो जाता है, एंड इट वाज स्टॉप्ड फ्रॉम द कैंसिलिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। और कोर्ट क्या करता है कि उस बंदे का, उस बच्चे का एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का जो यूनिवर्सिटी ऑर्डर दिए होता है उसको कैंसिल करार कर दिया जाता है। अब देखिए, इसी में जैसे हम बताए थे कि कुछ जगह ऐसा होता है ना कि जहां साइलेंस रहना ना फ्रॉड मान लिया जाता है। इसी चीज को आगे यहां लिखा है, व्हेन साइलेंस इज अ फ्रॉड। तब क्या होगा, साइलेंस जो है फ्रॉड के श्रेणी में आएगा। इस चीज को कहां बताया गया है? एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। धारा 17 के एक्सप्लेनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां इस चीज के बारे में प्रॉपर मेंशन किया गया है। पहला आता है ड्यूटी टू स्पीक। आपके बोलने का कर्तव्य था, लेकिन फिर भी आपने अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया।
इसमें आता है वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक एंड कीपिंग साइलेंस इज अ फ्रॉड। जहां आपका बोलने का कर्तव्य था, जहां आपका बोलने का ड्यूटी था, वहां भी आपने चुप रहा, इसलिए आपने फ्रॉड किया। एंड द ड्यूटी टू स्पीक अराइजेस वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रिस्पॉन्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टू द अदर। लेकिन जो ड्यूटी टू स्पीक होता है, जो बोलने का कर्तव्य होता है, वो कहाँ होता है? वहां होता है जहां एक दूसरा जो पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, वो फुल्ली ट्रस्ट में है। किसके एवज में? जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। या तो वो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहा है आंख बंद करके, या तो वो पूरा कॉन्फिडेंट में है कि ये बंदा मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। मेनली ड्यूटी टू स्पीक जो है वो रिलेटिव्स के सेंस में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि किसी भी लोगों को यह कहा जाता है कि जो अपना होगा, जो हमारा रिलेटिव्स होगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, वह कभी हमको धोखा नहीं देगा। इसीलिए ड्यूटी टू स्पीक जो है ज्यादातर रिलेटिव के सेंस में माना जाता है। आगे लिखा है ड्यूटी टू स्पीक ऑल्सो अराइजेस। ड्यूटी टू स्पीक एक जगह और होता है वेयर वन ऑफ द पार्टीज अल्टरली विदाउट एनी मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ एंड हैज डिपेंड ऑन द गुड सेंस। गुड सेंस, पूरा गुड सेंस में भी अगर वो पहला तो ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर, दूसरा आपके ऊपर वो उसका पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा, तीसरा वो आपके ऊपर गुड सेंस में फेथ कर रहा है। गुड फेथ मतलब पूरा उसको भरोसा है कि हमारा जो ये व्यक्ति है ये कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकता है, उसका भरोसा आपने तोड़ा। फेथ, गुड फेथ मतलब किसी व्यक्ति का भरोसा। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज फॉर दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का अगर एग्जांपल दिया है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, तो उस वक्त जो इंश्योरेंस कंपनी से जो बंदा आया होता है वह उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी इलनेस के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में सब कुछ पूछता है। लेकिन हुआ क्या, जिसका इंश्योरेंस होना था, जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस कराना था, वह क्या किया कि कुछ एक अपना ऐसा बीमारी है जो वो छुपा लिया, जिसमें उसको ज्यादा खर्चा होने वाला था, वह उसको बताया ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, और अपना झूठ बोलकर इंश्योरेंस करा लिया। वहां पे क्या होगा? वहां पे वह व्यक्ति लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको बोलने का जो है पूरी वो था कि वो उस चीज के फैक्ट को डिस्क्लोजर करेगा। गुड फेथ में इस बात को वह इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा। ये नहीं कि बाद में सीधे बोल दिया कि नहीं इंश्योरेंस कराने के बाद हमको ये बीमारी आया है, ऐसा नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं, एक लीगल लैंग्वेज आता है, लीगल मैगजीम आता है, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है, वो है यूबेमा फाइट्स। यूबेमा फाइट्स का मतलब होता है इन गुड फेथ, कोई भी काम गुड फेथ में किया जाना चाहिए। यूबेमा फाइट्स का मतलब होता है इन गुड फेथ। अगला आता है इसमें हाफ ट्रुथ। हाफ ट्रुथ मतलब आधा सच। हाफ ट्रुथ मतलब आधा सच। इवन when a person is under no duty to disclosure of fact, he may become guilty of fraud by non-disclosure if he voluntarily disclosing something and then does not disclose the rest. वह व्यक्ति करता क्या है? इसके अनुसार एक व्यक्ति है, वह करता क्या है कि आधा किसी चीज के बारे में आधा सच जो है बता देता है और आधा सच जो है वो छुपा लेता है, डिस्क्लोज नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वह फ्रॉड कर रहा है। हाफ ट्रूथ का एक एग्जांपल लेते हैं। हाफ ट्रूथ का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लीजिए एक ए है, एक बी है। ए ने बी को अपने घोड़ा, उसके पास ए के पास एक घोड़ा है। क्या है? एक हॉर्स है। क्या है? एक हॉर्स
है। ए क्या करता है, अपने हॉर्स के जो भी पॉजिटिव चीजें थी, जो भी उसमें गुण था, उन सभी चीजों को बी के साथ शेयर कर देता है, लेकिन उसके में जो अवगुण था, उस घोड़े में जो अवगुण था, उसको बी के साथ शेयर नहीं करता है। तो यहाँ ए क्या करता है, आधा सच बताता है, आधा सच को छुपा लेता है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है बी के साथ, यहाँ पे ए बी के साथ फ्रॉड कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, इसके आगे आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी। नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है गलत बयानबाजी। हम लोग सुने होंगे गलत बयानबाजी कर रहा है, इसको पता नहीं है फिर भी बयान पे बयान दिए जा रहा है, उसी को हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ये धारा 18 में इसको बताया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ अ फैक्ट मटेरियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव। यहाँ मेन चीज क्या है देखने का, विदाउट इंटेंट टू डिसीव। कोई ऐसा फैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जानबूझकर नहीं छुपाया गया हो। कोई ऐसा बात है जिसको उस व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था उसको डिसीव करने का, उस व्यक्ति का क्या था, इंटेंशन नहीं था उसको डिसीव करने का, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है तो वह मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। एंड गेन्स एंड एडवांटेज, उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम तुमसे इस बात को छुपा के कुछ तुमसे एडवांटेज ले। ठीक है, इसी को हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एक नॉर्मल भाषा में अगर नॉर्मल हम लोग आम एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए एक लड़का है ए, उसके एक पिता है बी। लड़का 10 साल से बाहर रह रहा है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले, एक लड़का है ए, उसके पिता बी। लड़का 10 साल से आउट ऑफ हाउस रह रहा है, आउट ऑफ स्टेट रह रहा है। बी को उन सभी बातों को पता है जो क्या करता है, जो लड़का इनको बताता है। और जो बात बी को नहीं बताएगा लड़का अपने पिता को, वो चीज उसके पिता को कैसे पता चलेगा। समझ में आ रहा है ना। ए अगर जो बात बताएगा वही बात तो उसके पिता को पता चलेगा। अब जो बात बताया उसी बात पे उसके पिता क्या किए, उसी बात पे जो वो आधा सच बताया, जो भी बताया उसी बात पे पिता क्या किए, कहीं पे उसका शादी सेट किए और उसी चीज को वो नॉर्मल बताए कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा ऐसा है। लेकिन यहाँ तो पिता को ही पता नहीं, अगर कल को शादी हो जाए ए का, तो उसकी जो पत्नी आएगी वो ये थोड़ी बोलेगी कि आपने हमसे झूठ बोला कि आपका बेटा ऐसा है। यहाँ ये नहीं हो सकता है। काहे कि बी को तो पता ही नहीं था, उसको जितना पता था सच बताया। उसके अंदर कोई इंटेंशन ही नहीं था कि हम तुमको डिसीव करें, उसके अंदर कोई इंटेंशन ही नहीं था कि हम तुमको डिसीव करें, हम तुमको धोखा दे। तो यहाँ पे बी जो है मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए लायबल नहीं होगा। इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या अंतर होता है। पहला अंतर है कि फ्रॉड इज अ मोर और लेस इंटेंशनल रॉन्ग। सबसे पहला अंतर यही है कि जो फ्रॉड है इसमें इंटेंशन होता है, आपका गलत इंटेंशन होता है, आपका गलत मन होता है, मन में ही आपके छलावा है, आपके अंदर में ही छलावा है कि नहीं हम छलावा करेंगे। लेकिन वेयर एज मिस रिप्रेजेंटेशन मे बी क्वाइट इनोसेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इनोसेंट होता है, यहां मन में छलावा की बात नहीं कही गई है। ठीक है, इसके आगे लिखा है फ्रॉड इन एडिशन टू रेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एंड द कॉज ऑफ एक्शन इन अ टॉर्ट फॉर द डैमेजेस। अगर फ्रॉड किया गया है तो फ्रॉड में व्यक्ति को डैमेज दिया जाता है, लेकिन अगर सिंपल मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये टॉर्ट के अंतर्गत नहीं आएगा और उसको सेक्शन 75 धारा 75
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत पर्सन हु इज राइटफुली रिसाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल टू द कंपनसेशन। इसमें सबसे बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, फ्रॉड में आपको एक्चुअल डैमेज मिलता है, लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें व्यक्ति को कंपनसेशन मिलता है। डैमेज का मतलब हो गया जितना आपका नुकसान हुआ है, अगर 5 लाख आपका नुकसान है तो आपको 5 लाख ही दिया जाएगा। लेकिन कंपनसेशन का मतलब होता है कि अगर 5 लाख नुकसान है तो उसमें आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा। हो सकता है 6 हो सकता है, हो सकता है 5,10,000 हो सकता है 7 लाख हो सकता है। आपका नेचर ऑफ डैमेज पे डिपेंड करेगा, आपका कैसा नेचर था वहां पे डैमेज का, उसके वजह से आपके साथ क्या क्या हुआ, इस चीज पे जो है कंपनसेशन जो है डिपेंड करेगा। अगला आता है इसमें मिस्टेक की बात कहता है। अगला मिस्टेक की बात कहता है, मिस्टेक की बात कहता है अगला इसका। उसमें सेक्शन 20 में मिस्टेक के बारे में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? धारा 20 में मिस्टेक के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बताया गया है। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक इन द माइंड ऑफ द पार्टीज में firstly defeat the consent altogether that the parties are supposed to have given. Mistake in the mind of the parties such that there is no genuine agreement at all. There may be no conscious ad idem, the meeting of two minds. मिस्टेक क्या होता है? किसी बात को जब एक दूसरे से बताया जा रहा है तो ना वो सामने वाला पार्टी उस चीज पे कॉन्शियस होता है, ना सामने वाला पार्टी उस चीज पे ध्यान देता है, ना हम उस चीज पे ध्यान देते हैं। जब दोनों व्यक्ति मिस्टेक में है, जब दोनों व्यक्ति का माइंड एक साथ नहीं काम किया, एक साथ नहीं मिला, उसी को हम मिस्टेक कहते हैं। अगर दोनों व्यक्ति के तरफ से ए ने बी से के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए किसी चीज को बताने के लिए भूल गया, बी भी उस चीज को भूल गया जानने के बारे में, जब दोनों व्यक्ति कंबाइंड मिस्टेक कर रहा है तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड करार कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। जब दोनों व्यक्ति का मिस्टेक होगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है शून्य माना जाएगा। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का मिस्टेक है, एक व्यक्ति का मिस्टेक नहीं है, तो वहां पे इसको हम वाइडेबल मानेंगे। हमारा लॉ इसको वाइडेबल मानता है। उसी में आगे लिखा है धारा 20 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स द एग्रीमेंट वाइड इफ देयर इज मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ ऑफ द पार्टी। इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि अगर दोनों व्यक्ति का एक साथ मिस्टेक हुआ है, दोनों व्यक्ति से, दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच एक साथ मिस्टेक हुआ है, तो उस मिस्टेक के तहत वो जो एग्रीमेंट बना है दोनों के बीच में, उसको हम वाइड मानेंगे, शून्य मानेंगे। ठीक है। आगे आता है सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 में ये कहता है विच सेज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल merely because it was caused by one of the parties to being under a mistake as to the matter of fact. ठीक है। Which says that a contract is not voidable merely because it was caused by the one of the parties to it being under the mistake of fact. सेक्शन 22 एक्सेप्शन है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर इसमें कोई एक भी पार्टी अगर इसमें मिस्टेक में है तो उसको वाइडेबल नहीं मान के वहां पे उसको वाइड माना जाएगा। ठीक है। आगे आता है इसमें केस है स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स का। कौन सा केस है? स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स। देयर वाज अ सेल ऑफ अ पार्सल ऑफ ओट्स। क्या था? एक पार्सल का सेल था। क्या चीज का पार्सल था? ओट्स का। बाय अ सैंपल ऑफ ए टू बी। बी क्या करता है? बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ओट्स। बी क्या करता है? ओट्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है। किस लिए? ऑन द ग्राउंड दैट ही थॉट दैट द ओट्स वेयर ओल्ड व्हेन इन द फैक्ट दे वेयर न्यू। ये बी क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपका जो ओट्स है, ए ने जो ओट्स भेजा है वो क्या है?
वह पुराना है, लेकिन जबकि क्या होता है, वह एक नया ओट्स होता है। ए शुड बी, ए क्या करता है, बी पे केस फाइल करता है, शूट करता है बी को फॉर द डैमेजेस। किस चीज के लिए, डैमेज के लिए। फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस, कि उसने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो एग्रीमेंट था, उसके तहत उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसके लिए ए ने बी पर सू करता है, उसके ऊपर केस फाइल करता है। एंड हेल्ड दैट देयर वाज अ नो मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। बी क्या कहता है, यहाँ पे किसका मिस्टेक है, ए का मिस्टेक है। किस चीज के लिए, कि हमने नया ओट्स मांगा था, लेकिन ए ने क्या किया, पुराना ओट्स भेजा है, तो हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। वो झूठ बोल के बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है। लेकिन जब आगे बात आगे जाती है तो पता चलता है कि वो जो है नो मिस्टेक, यहाँ पे कोई मिस्टेक ही नहीं था। नो मिस्टेक एज द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बट मियरली एज टू द एज ऑफ द ओट्स, एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज देयर फॉर वैलिड एंड बी वॉज लाइबल टू नॉन एक्सेप्टिंग द गुड्स। यहाँ पे काहे हुआ बी को लाइबल माना गया, काहे कि बी का यहाँ पे इंटेंशन था कि हम नहीं ले। क्या था बी का, यहाँ पे इंटेंशन था उसको डिसीव करने का, इसीलिए यहाँ पे बी को जो है लाइबल माना गया। ठीक है, तो आगे अब यहीं पे रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे।